आज थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स। आज हो भी जाएगा। आज आज खत्म हो जाएगा थर्मल। हाँ चलिए जाना 2:30। तो इतनी मेहनत से देखो, मैं पिछले एक हफ्तों से जब से आया हूँ 13 तारीख से नोट्स, इतना नोट्स लिख दिया मैंने। इसमें थर्मल वाला कहाँ चला, वो कहाँ गया, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ चला गया, ये रहा। सबसे ज़्यादा जो लिखा है मैंने वो थर्मोडायनेमिक्स लिखा है देखो। अभी केटीजी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत तेज लिखता हूँ मैं। और हाँ, यूपीएससी वाले का राइटिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिक लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, जो फंडामेंटल तैयारी है वो नहीं करके आते हैं, वो है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो आप ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। प्रीलिम्स, मेरा एक दोस्त है, उसके प्रीलिम्स उसने 4 बार निकाला, अब मेंस कभी नहीं निकाला। अब तो पढ़ा रहा है फिलहाल, अच्छा टीचर हो गया, काफ़ी अच्छा पैसा बना रहा है। लेकिन उसके मेंस ना निकालने की वजह राइटिंग और अपने थॉट को एक जगह पे समझा पाना। क्योंकि क्या है कि प्रीलिम्स तो चलो आपका होता है फैक्ट बेस, एमसीक्यू बेस, एबीसीडी मार दिया, और मेंस होती है राइटिंग बेस, है ना। आप कैसा लिखते हैं और उस लिखने को कैसे समझा पाते हैं अगले बंदे को जो चेक कर रहा है, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। पीसीएस नहीं देने जा पाया, उसकी कई वजह थी। 22 तारीख को पेपर था, 22 दिसंबर को। तो एक तो तबीयत उस समय मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं ट्रैवल करके ही आया था लखनऊ से, और तैयारी भी नहीं थी मेरी, दोनों रीज़न थी। क्योंकि मैं 12 को, अरे 19 को तो दिल्ली आया था, अब फिर वापस जाना, और सेंटर था मेरा फिर से यूपी में ही था, बस्ती में, जो कि कम से कम 15 घंटे लगते जाने में। तो वो पॉसिबल नहीं था, हो नहीं पाता। तैयारी होती तो फिर भी इंसान रिस्क लेके चला जाता, बट तैयारी थी नहीं मेरी। बट होपफुली अभी जो फिर से आ रहा है ना पेपर पीसीएस का और यूपीएससी का, तो अभी आ रहा है यूपीएस पीसीएस पीसीएस, तो अभी आएगा, तो होपफुली मैं इस बार दूंगा तैयारी करके। ये मैं कुछ कटाव वटाव बना रहा था मैं। इस साल मैं देख रहा था कि आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो 68 गया है। कट ऑफ मतलब क्या होता है पता है? नहीं, कट ऑफ मतलब होता है कि लास्ट स्टूडेंट गेट एडमिशन, है ना, उसको कट ऑफ बोलते हैं। वो आखिरी बच्चा जो आईआईटी में एडमिशन लिया है उसको कट ऑफ बोलते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे का मैं आपको बताता हूँ, स्टेटस पे मैंने लगाया था। आईआईटी बॉम्बे, चलो डिलीट हो गया, मैं वैसे बताता हूँ। आईआईटी बॉम्बे का मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। मेरी आईआईटी बॉम्बे ये रहा। आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस सीएससी 2022, 2023 एंड 2024, 3 साल का कट ऑफ है। 2022 में कंप्यूटर साइंस 61 पे बंद हुआ था, 23 में 67 पे बंद हुआ था, और 24 में 68 पे बंद हुआ है। मतलब ये लास्ट रैंक है, ये लास्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। ये वो लास्ट रैंक है जो बच्चे ने ऑब्टेन किया होगा टू गेट एडमिशन इन, मतलब 2 डिजिट ओनली। बाकी का तो ज़्यादा गया है, जैसे कि एरो स्पेस इंजीनियरिंग का गया है 2394, 2394, केमिकल का गया है 2545, सिविल का गया 4046, इलेक्ट्रिकल का गया है 496, मेटलर्जी का गया है 4193, मैकेनिकल का गया है 1685, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स एक होता है टॉपिक, उसमें गया है 1790, और उसके आगे ऐसे कुछ है। तो अगर मैं यहाँ के जितने बच्चों को मैं जानता हूँ बैठा दूँ, इन सब की रैंक तो लाखों में आने वाली है वैसे तो। जितने भी हैं जिनको भी बैठा दूंगा मैं, अभी हो रहा है ना अटेम्प्ट, देखना सब लाखों में ले आएंगे। कुछ नहीं, फिर कुछ है कहीं और पढ़ते हैं। हमें ना कुछ 3 टर्म्स पढ़ने हैं। टर्म्स का नाम है 36, रिफ्लेक्टेंस,
रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तीन वर्ड है, ठीक है। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल ए से, इसको कैपिटल टी से। तो क्या होता है समझिएगा, अगर मेरे पास कोई सॉलिड ब्लॉक है और इस सॉलिड ब्लॉक पे अगर मैं हीट कहीं से क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहा हूँ कैसे भी करके, तो तीन घटनाएं होंगी। कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपने सराउंडिंग को ट्रांसमिट हो जाएंगी। जैसे अगर 100 कैलोरी मैंने हीट दी, 100 कैलोरी में से हो सकता है 10 कैलोरी रिफ्लेक्ट हो जाए, 80 कैलोरी एब्जॉर्ब हो जाए और 10 कैलोरी ट्रांसमिट हो जाए, बट जो टोटल सम होगा वो 100 के बराबर होगा। एक क्लोज सिस्टम या ऐसे एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें या एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, सही तरीका ये होगा। यानी R प्लस A प्लस आपको जो देगा वो Q देगा, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ हीट। तो R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू Q, अगर हम Q से डिवाइड कर दें तो वी गेट 1, और R बाई क्यू को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, A बाई क्यू को स्मॉल a से और इसको स्मॉल t से। ये स्मॉल r को हम लोग रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, इसको एब्जॉर्बटेंस बोलते हैं और इसको ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, और इनका सम जो होता है वो 1 होता है। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी कितना हीट रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ट्रांसमिट करेगी, वो डिपेंड करेगा इस नेचर ऑफ सरफेस पे। ये सरफेस का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे, अरे ये कीवर्ड्स तीन बता रहा हूँ, बैठो बैठो। नेचर ऑफ सरफेस पे, हाँ, वेवलेंथ ऑफ, पहला वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, कौन सी रे इसमें प्रोजेक्ट हो रही है, गामा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इस पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी रे इस पे प्रोजेक्ट कर रही है। टॉपिक नंबर है 11.37 एसएलआर। बहुत तेज, आज खत्म हो जाए, थर्मोडायनामिक्स चालू होगा। ठीक है, उसके बाद दो कीवर्ड और है, एब्जॉर्प्टिव एंड इमेसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर और इमेसिव पावर, बस इसको कीवर्ड समझ लो। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का कि वो कितना वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है पर यूनिट एरिया। इमेसिव पावर का मतलब होता है कोई भी बॉडी कितना पर यूनिट एरिया पे कितनी वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो हैं ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट जब ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं और किरचॉफ लॉ तो वहाँ पे यूज होता है। एब्जॉर्प्टिव पावर, एक बार रीडिंग मान लेते हैं। टॉपिक है द एब्जॉर्प्टिव पावर, 38 टॉपिक है। एनसीईआरटी में से ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, बट हाँ जब हम किरचॉफ पढ़ते हैं तो उसमें इसको यूज करते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर कहता है कि पर यूनिट एरिया में कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब in a certain time to total energy incident on it in the same time within the unit range around the wavelength। जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इस पर प्रोजेक्ट की जा रही है Q, टोटल अमाउंट ऑफ Q हीट इस पर प्रोजेक्ट की जा रही है, तो उसमें से कितने अमाउंट ऑफ हीट उस सर्टेन वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की जाएगी, उस रेशियो को हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। आसान भाषा में बोले तो किसी भी बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करने की कर दो, उसको पीछे उसको चाहिए होगा ना, रखना होगा, तभी तो उसने निहारिका को यहाँ बैठाया है। निहारिका को इसने यहाँ बैठाया, निहारिका को उसने इधर बैठा दिया कि भैया हमको एक चेयर दे दो यहाँ, हाँ यही रख दो, यहाँ सही है, ऐसे कर दो ना, क्या दिक्कत है। लो ना, अभी तो लोग बच्चे नहीं आ रहे ना कोई जाना, अब रख लो, लो जब यहाँ रख लो। ठीक है,
इमिसिव पावर की बात करें, सेकंड टॉपिक है आपकी इमिसिव पावर। इमिसिव पावर सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट, कोई बॉडी अमाउंट ऑफ हीट आप उसको दे रहे हो क्यू अमाउंट, वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एक सर्टेन वेवलेंथ की पर यूनिट एरिया से ट्रांसमिट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, उस पावर को हम लोग इमिसिव पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा ये, लेकिन कहाँ यूज होगा? जब किरचॉफ पढ़ेंगे तो ये दोनों वर्ड यूज हुआ है, एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर। सरल भाषा में यही होता है, किसी भी बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता, किसी भी बॉडी का पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन एक वेवलेंथ होगी ना, जिस वेवलेंथ में आप इसको हीट कर रहे हो। अब हमने ये पढ़ लिया कि हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब वेव फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं अब कि जो हीट है, जो रेडिएशन है, हीट रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसकी वेवलेंथ एक होगी सर्टेन, जो कि 0 माइक्रोमीटर से लेके, नहीं 100 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक लाई करती है, ऐसा कुछ है। वेवलेंथ का रेंज दिया है ना। रेडिएशन जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे, थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टी है 5-6, आपने देखा उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, पेज नंबर पे है, यही थर्मल प्रॉपर्टी, रेडिएशन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी। कहाँ लिखा है? थर्मल कंडक्टिविटी, ये रहा रेडिएशन में आपका, हाँ पेज नंबर 34 पे प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन के 5 पॉइंट्स दिए हैं। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। लेट्स करेक्ट इट, ये 1 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ लाई करती है ईएम वेव की, उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। ईएम वेव की 7 स्पेक्ट्रम होती है। ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 7 स्पेक्ट्रम होती है। आप लोग पढ़ेंगे इसको, 7 वेव में इसको डिवाइड किया जाता है 12th में। उसमें इंफ्रारेड आती है, उसमें आपकी गामा रे आती है, उसमें आपकी एक्सरे आती है, अलग अलग 7 तरह के वेव आती है। उनका माइक्रोवेव रेड, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, है ना। तो ये तो बस हल्का सा इसको देख लो। इमर्सिव पावर की बात करें, लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट बाय अ बॉडी पर सेकेंड डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, टेम्परेचर ऑफ सरफेस and nature of surface. The strength of emission is measured by quantities called emissive power. The emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength lambda is defined as amount of radiant energy emitted per unit time, per unit surface of a body within unit wavelength range in the wavelength lambda. थोड़ा डिफिकल्ट थ्योरी बना दी गई, सरल भाषा वही है, कितना अमाउंट ऑफ हीट ये इमिट करेगा सर्टेन वेवलेंथ की, सर्टेन टाइम पे, सर्टेन एरिया पे। ठीक। ब्लैक बॉडी, दुनिया में परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाम की कोई भी सब्सटेंस पाई नहीं जाती है ना। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो कि 100%, इस पर अगर हम कोई सर्टेन वेवलेंथ की अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो वो 100% एब्जॉर्ब कर ले, क्या करे, और 100% इमिट कर दे। A good absorber is good emitter, ऐसा किरचॉफ लॉ कहता है कि कोई बॉडी जितना अच्छा लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उतना अच्छा वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, इमिट कर देगी। तो ब्लैक बॉडी नाम का कोई इस 100% नहीं होता, लेकिन लेबोरेटरी में इसको 95 to 97% अचीव किया गया है। जैसे यहाँ पर एक लिखा है, अ ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब द होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट। अच्छा, रिफ्लेक्ट ना करे, सबके सब एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी बाहर ना जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, केवल क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, 100% एब्जॉर्ब कर ले। When a black body is heated at a high temperature, it emits radiation of all possible wavelength within the certain wavelength range. The radiation emitted by the black body is called full or black body radiation. In practice, surface coated with the lamp black or platinum black absorb 95 to 97% of incident radiation. But on heating, it does not emit full radiation spectrum. So it is act as a black body only for absorption
ऑफ हीट रेडिएशन इट इज ऑब्जर्व दैट इफ अ हॉलो कैविटी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे है फेरी ब्लैक बॉडी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्हें एक अरेंजमेंट बनाया कि कुछ इस तरह से बनाए थे उन्होंने, एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग की थी, तो इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जो भी सेटअप रेडी किया था, उस सेटअप में इस ब्लैक बॉडी पता किसको बोला गया था, इस होल को बोला गया था। कुछ इस तरह से उन्होंने पेंटिंग की थी कि यहाँ से जब इंसिडेंट जा रही थी अंदर, रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल टाइम अंदर ही रह जा रही थी, बाहर नहीं आ पाई है। कौन है भाई साहब, फेरी। फेरी ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्या बनाया उन्होंने, फेरी ब्लैक बॉडी क्या बनाया, उन्होंने हॉलो डबल वॉल मेटल स्फीयर लिया, कोटेड इनसाइड विथ लैम्प ब्लैक, अंदर की तरफ लैम्प ब्लैक से कोट किया, एंड निकल पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर की तरफ निकल से उन्होंने पॉलिश किया, अंदर की तरफ ब्लैक कलर से किया और बाहर की तरफ निकल से उन्होंने पॉलिश किया। देखने को क्या मिला, उन्होंने ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को ब्लैक बॉडी बोला गया था, पूरे सिस्टम को नहीं बोला गया, क्योंकि जो भी लाइट इंटर की इस ओपनिंग से, उसमें से 1% भी या 0.01% भी लाइट बाहर नहीं आई, यहीं पे कहीं पे टकरा करा के रह गई और मल्टीपल टाइम इसी में रिफ्लेक्ट कर रही है। कौन, हीट वेव। फेरी ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ हॉलो डबल वॉल metal sphere coated inside with the lamp black and nickel polish from outside. Heat radiation enter the sphere through the small opening and completely absorbed due to the multiple reflection. The conical projection opposite to opening prevent the direct reflection. यहाँ पे कुछ उन्होंने एक conical opening भी बनाई थी ऐसे, इस तरह से, जो कि इस opening के just opposite था। ये इस तरह थी कि ताकि रिफ्लेक्शन जो हो वहां से ना जाए बाहर से, मतलब कुछ इस तरह से व्यवस्था उन्होंने बनाई। इस ओपनिंग के जस्ट अपोजिट एक कॉनिकल उन्होंने सिस्टम रेडी किया, ताकि जो लाइट यहां से इंटर करे जब, तो रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं चली जाए, बट सीधे इस रास्ते पे ना आए। कुछ ऐसा व्यवस्था उन्होंने रेडी किया। तो ये जो बॉडी बनाई गई, ये ब्लैक बॉडी अचीव, ये भी ब्लैक बॉडी भी नहीं बनाई, ब्लैक बॉडी ओपनिंग बनाई गई। प्रैक्टिकल में केवल 90 to 95% ब्लैक बॉडी अचीव किया जा सकता है, 100% ब्लैक बॉडी प्रॉपर्टी अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सही है। अगला है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का अगर एक शब्दों में बोलूं तो उन्होंने बोला, किरचॉफ कहता है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो ये क्या बताता है, मैं बताता हूँ। किरचॉफ लॉ बताता है कि जो इमिसिव पावर है किसी बॉडी की, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, जो अभी दो वर्ड हम यूज किए थे, इमिसिव पावर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्टेन वेवलेंथ की, एक सर्टेन वेवलेंथ की, एक सर्टेन वेवलेंथ की, ये हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसी को ही किरचॉफ लॉ कहा गया। पढ़ लेते एक बार फिर से। किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन स्टेट दैट एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर corresponding to certain wavelength is constant for all body, and this constant is equal to emissive power of perfect body at same time at same temperature। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई, इसको किससे कंपेयर किया गया, इसको कंपेयर किया गया, आपको ब्लैक बॉडी का एक कैलकुलेशन बना लिया गया, ब्लैक बॉडी का एक वैल्यू निकाल लिया, मान लो कुछ आया 10 यूनिट के आसपास, है ना, 10 मीटर या 10 एंगस्ट्रॉम कुछ भी आया। उसके बाद किसी और बॉडी का भी रेशियो निकाला गया, कहा गया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ कि अगर किसी और बॉडी का भी सेम वेवलेंथ पे आप कैलकुलेट करते हो, मान लो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, अच्छा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, बाद में आगे चल के मैथमेटिकल आया इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी ब्लैक बॉडी का आप ये रेशियो निकालते हो, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, ठीक है, ई लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, ए लैम्डा क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो जो ब्लैक बॉडी की वैल्यू आएगी इस रेशियो की, उस वेवलेंथ पे, मान लो मैंने एक लाइट भेजा जिसकी वेवलेंथ है 100 माइक्रोमीटर ब्लैक बॉडी पे, उतनी ही किसी अननोन बॉडी पे भी अगर हम भेजेंगे तो सेम वैल्यू हमें मिलेगी, वेवलेंथ चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया इस कांस्टेंट को कैपिटल ई लैम्डा से, कैपिटल ई लैम्डा से। अब आगे इसमें बताया गया एक चीज, इमिसिविटी। जैसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे 10th में कंपेयर करने के लिए, तो अगर मुझे किसी भी मटेरियल का, ये जो क्या, इसको ई लैम्डा को क्या बोला गया, कुछ नाम दिया गया होगा ना,
कुछ नहीं नाम दिया गया, एनीवे कुछ नाम ले देते हैं इसको, ई लैम्डा, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट बॉडी। अगर मुझे कंपेयर करना किसी अदर बॉडी का, मेरे पास एक ई लैम्डा है, ये है ब्लैक बॉडी का, किसका है? ब्लैक बॉडी का है, और एक्स वाई जेड कोई और बॉडी है मेरे पास, उससे कंपेयर करना है उसकी इमिसिविटी पावर को, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है E इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन, जहां पर इमिसिविटी बताती है कि कितना ज्यादा और कितना कम या उसके बराबर ब्लैक बॉडी की उसकी इमिसिविटी है, यानी ब्लैक बॉडी की जो भी इमिसिविटी होगी उसके तुलना में जो भी एक्स वाई जेड बॉडी हम ले रहे हैं, अरे आओ सर बड़े वाले क्लास में बैठो, उसके तुलना में जो भी हम बॉडी ले रहे हैं कितना ज्यादा और कितना कम रेशियो वाइज, नंबर वाइज इमिसिविटी है, उस कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन ही पढ़ेंगे या म्यू पढ़ेंगे? एप्सिलॉन पढ़ेंगे। चलो इस पैराग्राफ को निपटा लेते हैं यहां से। If E lambda and A lambda are the emissive and absorptive power of body corresponding to wavelength lambda, then E lambda upon A lambda is equal to capital E lambda, which is constant, where E lambda is the emissive power of perfectly black body. क्या बोलते हैं इसको? Emissivity power of perfectly black body at same temperature, at same temperature corresponding to same wavelength, corresponding to, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसकी इमिसिटी ई लैम्डा कुछ वैल्यू है, ए लैम्डा भी कुछ वैल्यू है, इसकी हमने रेशियो निकाली, मान लो कुछ आई 10 आ रही है। अगर मेरे पास कोई और बॉडी है, अब ये ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई बॉडी है एक्स, इस पे हमने सेम अमाउंट की लाइट भेजी, सेम वेवलेंथ की लाइट भेजी, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इस पे जो ई लैम्डा बनेगा, जो भी बनेगी लैम्डा की वैल्यू, और जो भी ए लैम्डा की वैल्यू बनेगी वो हमेशा फिर से इसी के बराबर बनेगी, ये किरचॉफ ने कहा। यानी कि बॉडी चेंज कर रहे हैं उसके बाद भी जो रेशियो आ रही है ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा की, वो सेम आ रही है अगर हमने वेवलेंथ सेम रखा, एरिया सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा, क्योंकि हमने लैम्डा देखो चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 mm स्ट्रॉन्ग की आ रही है 200, यहाँ पर भी 200 mm स्ट्रॉन्ग की आ रही है, दोनों जगह लैम्डा सेम रखा। यहां से एक और समझ आया कि अगर हमारे पास 10, इफ ए लैम्डा इज लार्ज देन ई लैम्डा विल बी ऑल्सो लार्ज, दैट इज इफ बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ स्ट्रांगली, ये लाइन ध्यान देना, इफ बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ स्ट्रांगली देन इट विल स्ट्रांगली इमिट रेडिएशन ऑफ दैट वेवलेंथ। ये किरचॉफ का लॉ है, कोई बॉडी किसी वेवलेंथ की लाइट को जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही उसको, इसका एक एग्जांपल भी नीचे दिया गया है कि अगर मैं एक ग्रीन ग्लास ले लूं, ग्रीन ग्लास, हरा ग्लास, अच्छा हरा हमें इसलिए क्यों दिख रहा है क्योंकि वो हरी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कोई चीज हमें जिस कलर की दिखती है मतलब वो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब उस हरी ग्लास को हमने एक फर्नेस में डाल दिया खोलते हुए, उस पर वो पूरा रेड हॉट हो गया, जब हमने निकाला तो मुझे लाल कलर की दिखी, हरी कलर की नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब, वो लाल कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब किया, क्या किया, जितना लाइट एब्जॉर्ब किया लाल कलर की उतना वो हमें लाल कलर की रिफ्लेक्ट किया। एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ में सेकंड पॉइंट, अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखाएगा। हम कोई चीज देख पाते हैं वो इसलिए कि वो उस वेवलेंथ की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा किरचॉफ ने तर्क दिया था। अ ग्रीन ग्लास हीटेड इन फर्नेस when taken out in a dark glow with red light, green glass when, मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं अभी वापस इस पढ़ेंगे, when cold it is good absorber of red light and good reflector of green light, when heated it become good emitter of red light in accordance with the Kirchhoff law। अब वापस फिर से आते हैं किरचॉफ पे। has the emissivity क्या पढ़ेंगे इसको, इमिसिविटी मतलब जो भी है, एप्सिलॉन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इट्स इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एप्सिलॉन इसको क्या बोला गया, इसको इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी अपॉन इमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी का रेशियो है ना। From equation 1 and 2 we get A lambda is equal to epsilon, thus
द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ किरचॉफ लॉ। एप्लीकेशन इसमें 3-4 दिए हैं, 1 या 2 एप्लीकेशन आपको याद रहना चाहिए लिखते समय, ठीक है। आ जाओ 11.43 लास्ट टॉपिक। नहीं पढ़ना है, उसके आगे भी नहीं पढ़ना है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें जो आपको एक दिया डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, ये भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, काट देना। कुछ नहीं है, एक लाइन का डेफिनेशन है, E इज इक्वल टू टी टू द पावर 4। क्या है देख लो, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय perfectly black body per second per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of its surface। इस सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको स्टीफेंस कांस्टेंट, अच्छा 2 लोग थे, 2 लोगों ने मिलकर काम किया था इसलिए नाम आ गया था। इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, याद नहीं करना है, पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा किसी ब्लैक बॉडी से गिवन एरिया पे, वो होता है आपका E इंटू एरिया, हीट एनर्जी इंटू एरिया। आप E की वैल्यू रख दोगे तो सिग्मा T पे पावर 4 इंटू ए, ये अमाउंट ऑफ हीट हो गई ब्लैक बॉडी से रेडिएट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं 2 टेम्परेचर ले लूं, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 ले लूं, ठीक है, तो जो नेट चेंज इन टेम्परेचर होगा पर यूनिट एरिया वो हो जाएगा सिग्मा, बस यहां पर आ जाएगा T4 माइनस T04 इंटू एरिया, जहां पे T0 क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, क्या है, और T है आपका सरफेस, जो बॉडी का सरफेस टेम्परेचर है। बस खत्म। ओपन द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का आपके पास नोट्स पहुंचा है, ये लगभग 14 पेज का नोट्स है। थर्मोडायनेमिक्स देखो, 2 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे और 2 क्लास में, तुम्हारे में तो देखो थर्मोडायनेमिक्स आ नहीं रहा, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे में नहीं आ रहा थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हारी टीचर कह रही थी ना कि अपना केमिस्ट्री वाले में से ऐसे वो करके कर लेना, बाकी आ रहा है केटी जी आ रहा है, तो तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं डिलीट हुआ है, चलो बढ़िया। फिर अभी मुझे एनसीईआरटी देखना पड़ेगा और सिलेबस। हीट इंजन तो है, कार्नोट इंजन का देखना पड़ेगा मुझे। 10 तारीख तक से पहले सिलेबस खत्म कर लेना है ताकि हम रिवीजन शुरू कर दें। और क्या, रिवीजन भी तो करना है, नहीं करना है रिवीजन? आखिरी दिन में साल क्या पढ़ा रहे हो? आखिरी दिन कम से कम 2024 को खराब तो ना होने, तो कुछ तो पढ़ लो। नहीं 2:30 बजे 9 टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का। स्टार्टिंग से 9, सर ज़्यादा भी हो सकता है। थर्मोडायनेमिक 2 वर्ड से मिला है, थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक मीन्स मोशन, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हीट के मोशन से प्रोड्यूस हो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, है ना। 2 वर्ड से मिला हुआ है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स a science that deal with the concept of heat and temperature and their interconversion of heat and other form of energy. It mainly deal with the transmission of heat into mechanical work and vice versa. हम हीट से कोई मैकेनिकल वर्क कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। कोयला जलाओ,
कोयले से आपकी वो जलती है, ट्रेन चलती है ना। तो हो गया हीट से आपका इंजन चल गया, तो मैकेनिकल वर्क हो गया। कुछ टर्म्स आपको, जैसे पहला थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले फटाफट हेल्प कराओ मेरे को। व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम? एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीन तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। A specific portion of matter on which effect of variable such as temperature, volume, pressure are to be studied is called thermodynamic system. Thermodynamic system may be three type: open system, closed system and isolated system. Open system, it exchanges the both energy and matter with surrounding. Closed system exchange only energy not matter with the surrounding. Isolated system, it exchange neither energy nor matter with the surrounding. तीनों का एग्जांपल बताओ, मेरे को नहीं पता। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, बॉटल को खोल दो ओपन हो गया। क्लोज, थर्मस को खोल दो ओपन हो गया। हाँ तो क्लोज का, क्लोज में इसको बंद कर दो क्लोज हो गया। थर्मस को क्लोज बंद का कर दो आइसोलेट ले आइसोलेटेड हो सकते गया। हैं, फर्स्ट का कप ऑफ टी, थर्ड का आइसोलेटेड थर्मस ले लो, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, है ना, अंदर से हीट अंदर ना जाए, बाहर के बाहर, एनर्जी हो रही है ना मैटर एक्सचेंज। ठीक है। दूसरा आपका सराउंडिंग, सराउंडिंग एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन बी हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं पे घूमेगा पूरा चैप्टर। आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर क्या है यहाँ पे? और गैस कांस्टेंट हाँ, और एन है नंबर ऑफ मोल। अब दो तरह के आपके वो होते हैं, एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक वॉल्स। एडियाबैटिक में क्या होता है आपका, नो चेंज इन टेम्परेचर होता है, मतलब कोई भी हीट ऑफ ट्रांसफर नहीं होता, अगर मैं सही बोला करेक्ट करना मेरे को। और डायथर्मिक में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, जो नियर बाय जो मीडियम रखे रहते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको यहाँ पर दो तरह का डायग्राम दिया गया, गैस ए एंड बी आर सेपरेट बाय द एडियाबैटिक वॉल, गैस ए एंड बी सेपरेट बाय डायथर्मिक वॉल। बस इतना ही इसमें बताया गया है। टॉपिक का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, इसको थोड़ा बता दो अगर मेरे को, क्या होता है रिया? निहारिका, जीरोथ लॉ क्या कहता है? केमिस्ट्री वाला ही बताओ मेरे को। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ टॉपिक, क्या कहता है? दो एक दूसरे के दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है थर्मोडायनेमिक, तो तीसरे के साथ भी होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ सिस्टम ए और बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने इस तरह से कुछ बना हुआ है, सिस्टम ए सिस्टम बी, तो यहाँ पर एक ऐसे रखा हुआ है सेपरेशन, सिस्टम सी, ठीक है। ये वाला आपका कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग होगा तो कौन सा कैसा वॉल हुआ, डायथर्मिक या डायथर्मिक, डायथर्मिक। और ये आपका इंसुलेटिंग हुआ तो एडियाबैटिक वॉल हुआ। तो कहता है इसमें इफ सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, ए और बी जो है वो सिस्टम सी से थर्मली इक्विलिब्रियम में है, देन ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इतना सही है जीरोथ लॉ। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टू सिस्टम और ऑब्जेक्ट are said to be thermally equilibrium if their temperature are remain same, इतना ही है जीरोथ लॉ, ठीक है। देख लो एक बार पूरा अगर फिजिक्स वाले सर ने ना सिंबल्स अलग दे दिए हैं, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है, यू को ई कर दिया है, कंफ्यूजिंग है वो। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम ऐसा से पढ़ते हैं, इट इज स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी are separately in thermal equilibrium with third system C, then A and B are also thermally equilibrium. Concept of
temperature. Zeroth law of thermodynamics implies that temperature is a physical quantity which has same value for all systems which are in thermal equilibrium with each other. इसके बाद ये तो नहीं कुछ खास ध्यान देना है. अगला टॉपिक आएगा आपका जीरोथ लॉ में और कुछ बताना है, इतना ही लिखना है. अगला टॉपिक है इंडिकेटर डायग्राम. बीच का जो छोड़ रहा हूँ डिलीट कर देना, मतलब वो नहीं पढ़ना है, ठीक है. थर्ड टॉपिक पढ़ना, हाँ, इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम. तो प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ग्राफ की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम. इसमें हम वॉल्यूम को कंप्रेस और एक्सपेंड कर सकते हैं. जब हम कंप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे. दो डायग्राम दिया गया आपके बुक में, प्रेशर वर्सेस वेरिएबल. तो डाउनवर्ड स्लोप है और इस तरह से एरो लिखा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. इसी डायग्राम में अगर एरो इस तरह से हो तो क्या होगा, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब आपका कंप्रेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, नोट्स में आते हैं. टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, टॉपिक नंबर 7, 12.7. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तब तक तुम लोग ये इंडिकेटर डायग्राम एक बार पढ़ो, मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूँ बालक को. और बालक कहाँ गए. मैग्नेटिज्म हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना. तो इससे मैग्नेट के क्वेश्चंस लगाओ तब तक, जब तक सारे आते हैं. आए नहीं, स्कूल है क्या बाकियों का जो नहीं आए? स्कूल चल रहा है, छुट्टी नहीं हुई है अभी तक? सबकी हो गई है यार छुट्टी, विंटर वेकेशन चल रहा है. एक बार इंडिकेटर डायग्राम देख लो, क्या चीज़ क्या कैसे कैसे बना हुआ है. सो नहीं, ठीक है. आपको दो पॉइंट है ए एंड बी, मतलब ए पॉइंट आपका प्रेशर P1 V1 एट अ पॉइंट और बी पॉइंट है P2 V2. यहाँ से पढ़ते हैं. अब फिगर 12.4a शो अ PV डायग्राम फॉर अ सिस्टम अंडरगो एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट A to B, while figure 12.4b show the PV diagram of system undergo compression from state A to B. The importance of PV diagram: the area under the PV diagram is numerically equal to the work done by a system on it. मतलब जो हमें एरिया मिलेगा वो मिलेगा वर्क डन. क्या मिलेगा? तो एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV इंडिकेटर डायग्राम गिव्स यू वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम. चलिए सर हम यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV. कहाँ से? वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक. एनालिटिकल मेथड ऑफ वर्क डूइंग, एनालिटिकल मेथड. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है. स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन ऑफ गैस जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और dx आपका क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. dx जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है. तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनटू a. तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया बड़े क्लास में बेटा आपको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा. क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा. टाइम कितना हो रहा है? 139. प्रेशर इनटू एरिया आपको क्या मिलेगा? फोर्स. क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया.
वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट है। टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। अच्छा फोर्स की जगह पे रख सकता हूं मैं p इंटू ए डी एक्स, है ना, p इंटू ए डी एक्स, और p इंटू ए प्रेशर इंटू एरिया, नहीं इसको नहीं, वॉल्यूम बनाना है ना हमें, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, अगर क्यूबॉइड है तो, या अगर लेंथ इंटू लेंथ है तो 2 बार लेंथ को हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, है ना, या एरिया इंटू हाइट हमें वॉल्यूम देता है किसी भी चीज का, मान लो कि उसका निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो यानी ये एरिया है और ये dx इसकी हाइट मान लो या डिस्टेंस, तो pv हो गया टोटल वर्क डन। इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन मिलेगा, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक, तो p तो बाहर आ जाएगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, v हमारा होगा v2 माइनस v1 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, यही होगा ना, वैसे इसमें इतना ही लिखा है। तो ये आपका टोटल वर्क डन हो गया किसमें, डूरिंग एक्सपेंशन, डूरिंग एक्सपेंशन। अच्छा इसमें एक चीज होती है साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब रिपीट करे एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इंडिकेटेड डायग्राम मेथड फॉर वर्किंग डन डूरिंग एक्सपेंशन, इसके लिए भी वर्क डन निकाला गया। ये कौन सा वर्क डन था, एक्सपेंशन, तो ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया। सेम वैल्यू हम ग्राफिकल से भी निकाल सकते हैं, ये जो हमने निकाला है ये मेथड है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब होता है फॉर्मूला वाइज, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव यू वर्क डन, तो हम एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड, वर्क डन निकालना है हमें बाय ग्राफिकल मेथड। पॉइंट ए P1 V1, पॉइंट बी P2 V2, ये आपका D पॉइंट, ये C, मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट छोटे डिस्टेंस के लिए D to C एंड A से B। Let the point A and B represent the initial state and final state respective of system on PV graph. At any point A, let any point A, let P and V be the pressure and volume respectively. Suppose that the volume increase from V to V plus dV, V plus dV। मान लो यहाँ का वॉल्यूम है V और यहाँ पर है V plus dV, हल्का सा इंक्रीज किया, ठीक। Corresponding to point B on the indicator diagram such that pressure remain constant, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी ए डी पे और बी सी पे इन दोनों पे प्रेशर सेम होना चाहिए, यहां पर सेम रहे। तो सी से डी यहां पे जो चेंज हुआ वॉल्यूम का वो कितना हुआ, डीवी हुआ, है ना, डीवी वॉल्यूम चेंज हुआ। सी से डी आपका जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो हो गया डीवी, और दूसरा यहाँ पे है कि ए डी और बी सी पे जो प्रेशर है वो पी है। और इस वर्क डन अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया अंडर चाहिए ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखा जाए तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से लेके V2, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको वर्क डन देता है ना, वर्क डन कितना, P dV AD इंटू DC, V1 से लेके V2 तक, ये आपको टोटल वर्क डन देगा, टोटल वर्क डन दे देगा, यही लिखा हुआ है। तो P क्या है, P है आपका AD और DV क्या है, CD। तो ये स्टैंडर्ड रीजन है, इसका ये एरिया पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा।
During the expansion, the area under the PV diagram is stretched in the anti-clockwise direction. Work is done by gas is taken as positive. During compression, the area under PV graph is tracked in an anti-clockwise direction. The work done is taken as negative. ये दो लाइन वो कर लेना आप कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होगा. तो एक्सपेंशन में एक्सपेंशन केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव. और कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भाई? थोड़ा हेल्प करो, बताओ क्या होता है सर? तो वर्क डन तो जीरो जाना चाहिए फिर तो, हैं? यानी कि दोनों का जो एरिया आएगा वो निकालेंगे, एक का पॉजिटिव वर्क डन आएगा, एक नेगेटिव वर्क डन आएगा, है ना, और दोनों को ऐड कर देंगे तब तो जीरो हो जाएगा, है ना. तो वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, टॉपिक 12.8. तो जितना पढ़ा रहा हूँ पुष्कर उतना ही ऐसा से पढ़ना है, ठीक है. तो अंडरलाइन करते चलना, मतलब टिक मारते चलना ड्यूरिंग. बाकी जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ देना. बॉस ये नोट्स में भी लिखा हूँ मैं, तो नोट्स से भी कवर हो जाएगा. क्यों विनोद, आईआईटी में जाना है तो 68 रैंक लाना है आईआईटी बॉम्बे के लिए. 68 पे बंद हो जा रहा है, मतलब आईआईटी बॉम्बे इस साल, आईआईटी बॉम्बे जो है 68 रैंक पे इस साल बंद हो गया है. कंप्यूटर साइंस. नहीं ये थोड़ा आगे भी चलेंगे यार, क्या दिक्कत है. 1 घंटे में नहीं छोड़ेंगे यार, आधे घंटे क्लास और अभी है, 2:30 बजे तक क्लास है. क्या यार तुम्हारे लिए सिलेबस खींच रहे हैं, पहले जल्दी हो जाए ताकि एक स्ट्रेस कम हो कि सिलेबस नहीं हुआ, उसके बाद रिवीजन में देख लेंगे न्यूमेरिकल वाला. वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस इसको बोलेंगे, किताब पे ध्यान देना. एनी प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. तो एक वर्क डन W1 आया, वो किसकी वजह से आया है? AXBCDA पहले वाले की वजह से, है ना, इसके वजह से. क्यों नहीं याद करनी है? पेपर में तो आना ये डेफिनेशन. मिड टर्म दिए नहीं हो तो नहीं आई थी. चलो किसी और के स्कूल का डालो पेपर भेजो भाई. इनके में आया था डेफिनेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेफिनेशन आया था. इसमें से आया W1. स्कूल है, कुछ भी पूछ सकता है. अबे यार, इसके वजह से आया आपका W2, है ना. तो एक ये जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं क्लॉकवाइज, है ना. तो ये वाला वर्क डन आएगा पॉजिटिव, है ना. ऐसे जा रहा ना, ऐसे ये पाथ है, और इसका पाथ क्या है? ऐसे. एक क्लॉक होगा और एक एंटी क्लॉक होगा. कौन सा नेगेटिव होगा? W2 नेगेटिव है, W2 नेगेटिव है और W1 पॉजिटिव. एरिया अंडर द PV ग्राफ. तो जब इसको ऐड करोगे, क्योंकि इक्वल वर्क डन आएगा और ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो. क्या आएगा? जीरो. कंक्लूजन क्या निकला? वर्क डन पर साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ लूप रिप्रेजेंट बाय द साइकिल. If the closed loop is traced in the clockwise direction, the expansion curve lies above the compression curve, that is W1 is greater than W2. The area of loop is positive, indicate the net work done by the system. If closed loop is traced in anti-clockwise direction, the expansion curve lies below the compression curve. W1 is less than W2. The area of loop is negative, indicating that the net work is done on a system. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीरो. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करिए आप, ये स्क्वायर वाला और ट्रायंगल वाला.
एग्जाम्पल स्क्वायर वाला, 1 mole of an ideal gas undergo a cyclic change ABCD where the PV coordinate are
सेकंड एग्जांपल, क्या है कहानी? कहाँ चला गया पुष्कर? नहीं हुआ तुमसे सेकंड ये? ट्राई किया? क्या है कहानी कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो अ साइक्लिक चेंज ABCD, कोऑर्डिनेट्स दिया है 5,1, 5,3, 2,3 एंड 2,1, यही है ना? P इज एटमॉस्फेरिक, P इन एटमॉस्फेयर एंड V इज इन लीटर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम लीटर में है। कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग AB, BC, CD समथिंग समथिंग, गिवन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना। तो वर्क डन बाई AB, पहला वर्क डन बाई AB। अच्छा, वर्क डन इन PV ग्राफ होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब इस डायग्राम में जहां तक मुझे समझ आया है, AB इसके अंडर एरिया एक तो ये पूरा होगा, लेकिन ये जो पार्ट है DCFE ये प्रोसेस का पार्ट है नहीं, है ना नीचे वाला। एरिया अंडर ABFEA, पूरा एरिया अंडर, इसको माइनस नहीं कर सकते हम लोग? क्यों? ठीक है चलो माइनस नहीं करेंगे, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया आपको ये पूरा लेना होगा, एरिया अंडर दिस ब्लू बॉक्स, एरिया अंडर दिस ब्लू बॉक्स। तो एक रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो EA इंटू EF, यही ना? अब EA की रीडिंग यहां से देखेंगे कितनी है, 5 है ना, ये 5 है, और यहां पे रीडिंग कितनी है, 3। रीडिंग अभी लिखता हूं मैं, EA आपको देगा 5, और ये किसकी रीडिंग है, प्रेशर की, किसकी? तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ये कितना गैप है, 2 है, ये 1 और 3 है ना, तो 2 वॉल्यूम, यही हुआ ना, 2 यूनिट वॉल्यूम। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ पास्कल, वो 1 को छोड़ दो, 1 को नहीं काउंट करना है, ठीक है? 1 इंटू लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक पास्कल क्या लिखा है, 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है? इसको नहीं लिखते हैं, ये लेते हैं केवल, इंटू 2 इंटू वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 1 लीटर है ना, तो अगर मीटर में करेंगे तो क्या लीटर, वॉल्यूम लीटर में है ना, तो लीटर का कन्वर्जन मीटर में 10⁻³ होता है, तो मेरे को नहीं पता। हाँ तो लिख लेता हूँ और क्या याद कर लेते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, जो भी है। तो इसको सॉल्व, अच्छा देखो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट है आपका मीटर है ना, मीटर केवल, तो एक पावर कट जाएगा, केवल बनेगा न्यूटन मीटर -1 फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये जूल का बनेगा, ठीक है? इसको यूनिट में बस देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जूल में वैल्यू आएगी। ये समझ आ गया था, क्रैक हुआ था ये क्रैक हो गया था, ठीक है? सेकंड पार्ट क्या है भाई, वर्क डन किसके लिए चाहिए, BC के लिए। हाँ जी, परपेंडिकुलर केस में 0 क्यों लेते हैं, 0 क्यों लेते हैं, 0 क्यों लेते हैं, 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, सेम है। वॉल्यूम क्या है, dV क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन होता है आपका P इंटू dV। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, मेरी बात समझना, इंटीग्रेट करेंगे तो V1 भी 3 है, और तो वर्क डन क्या आएगा, 0। समझिए, लिमिट सेम आ रहा है ना, V1 इज इक्वल टू V2 जब आएगा तो वर्क डन 0। सिमिलरली AD के लिए भी वर्क डन 0 होगा,
अब आएंगे वर्क डन CD के लिए। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो, इसमें एरो ऐसे है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, तो इस तरफ वाले को हम नेगेटिव लेंगे। अब CD के नीचे एरिया ये है, केवल ये वाला है CD, तो इसके लिए अब लेंथ लेंगे, यहां पे कितनी रीडिंग है 2, तो 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 2 इंटू लीटर, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। कन्वर्जन याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, केमिस्ट्री वाले थोड़ा हल्का सा बताओ क्या होता है। स्पेसिफिक हीट तो हमने पढ़ा उसमें थर्मल प्रॉपर्टी में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस 1 kg ऑफ मास फ्रॉम 1 डिग्री, है ना, 1 यूनिट मास 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस भी लगभग यही होगा, डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में सडन कंप्रेस, दूसरा क्या है नॉट अलाउड एक्सपेंशन, 4 केस बन रहे हैं। गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड, फाइनली गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड सच अ रेट दैट फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन इज मोर। ये 4 केस हैं स्पेसिफिक हीट के। अभी क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट हम अभी यूज करेंगे उसमें, जब हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे, ये जो 3 प्रोसेस है जो भी है उसमें ये डायग्राम में स्पेसिफिक हीट आएगा। स्पेसिफिक हीट अभी करेंगे, रुको, करेंगे है सिलेबस में। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यही होता है ना, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, है ना, जहां पर M हो गया यूनिट मास, अगर मोल में है तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, इसमें लिमिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के 4 आपके वो दिए हैं पॉइंट्स, मुझे समझाओ क्या है ये। डेल्टा Q 0 हो रहा है, डेल्टा T 0 हो रहा है, डेल्टा T पॉजिटिव है, डेल्टा T निगेटिव है। क्या क्या सिचुएशन है ये, पहले में डेल्टा Q 0 है, दूसरे में डेल्टा T 0 है, तीसरे में डेल्टा T पॉजिटिव है, और चौथे में डेल्टा T नेगेटिव है। क्या होगा ये, क्या क्या बताता है, कंप्रेस, और डेल्टा T 0 एक्सपैंड, वो करी लेकिन हीट एब्जॉर्बर वो सेम थी तो 0 हो गई, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। T पॉजिटिव, फिर एक्सपैंड तो पहले भी हुआ है 0 में भी, इसमें T पॉजिटिव क्यों है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। इसमें भी एक्सपैंड हो रही है पर एक्सपेंशन इज लेस देन द राइज, नाउ द गैस इज, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, देख ही लेते हैं। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस and no heat is supplied to the gas, that is delta Q 0, but the temperature of gas rise due to compression, the specific heat of gas is 0. Second case, now the gas is heated and allowed to expand, heat किया और expand हुआ, such that rise in temperature of gas due to heat supplied is equal to fall in temperature, मतलब जितना सप्लाई किया उतना ही टेम्परेचर में फॉल हुआ, तो चेंज डेल्टा T 0। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इनफाइनाइट, इस केस में जो स्पेसिफिक हीट होगा वो इनफाइनाइट होगा। थर्ड केस, अगेन गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड, सच रेट फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन इज लेस देन राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाई। हम एक्सपेंशन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमने टेम्परेचर दिया है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू फॉल इन टेम्परेचर सराउंडिंग वैसे। इस केस में डेल्टा T पॉजिटिव होगा और स्पेसिफिक हीट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ सिचुएशन, फाइनली द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड, सच रेट फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन, जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो जो कि टेम्परेचर हम इनपुट दे रहे हैं। उस केस में डेल्टा T नेगेटिव होगा, स्पेसिफिक हीट भी नेगेटिव होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में हैव एनी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सारे वैल्यू ले सकता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नोट्स हमारा अब जो चीज़ हमें पढ़नी है, जिसकी वजह से हमने ये चीज़ डिस्कस की है आपसे,
नहीं बता रहे हैं। अब हम लोग ना प्रोसेस पढ़ना जा रहे हैं, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। 3 प्रोसेस पढ़ना चाह रहे हैं और इन तीनों में इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट और इंडिकेटर डायग्राम अगर है तो। थोड़ा सा फिल्टर सीक्वेंस में नहीं है जिस तरह से बुक में दिया हुआ है, बट जैसे पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा, उससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई बताएगा मुझे? मतलब इसको मतलब एक्सप्लेन क्या करेंगे, कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ हाँ हाँ। अरे यार थोड़ा अच्छे बताओ, कि बताओ हमें समझ आ जाए, मेरे को भी। पुष्कर बताओ क्या है, तुम तो पढ़ चुके हो पुष्कर, ये बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, जो कि फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है ना? कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक है, एक पॉइंट ये समझ आया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, एनर्जी की नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। रिया तुम बताओ नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसने बताया कि डेल्टा क्यू जो होगा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू रेज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस रेट ऑफ वर्क डन। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क डन है, वर्क डन। और यू क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन दोनों का सम ही होगा जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे। जो कि इंक्रीज होगा। बट हाँ, इन सम मतलब डेल्टा क्यू के आस पास आएगा। जो भी करोगे आप, एक्सपेंशन भी कर रहे हो तो जो भी इसमें चेंज आ रहा है, जो भी इसमें चेंज आएगा, वो फाइनली जो है आप जितना हीट प्रोवाइड किए हो उतना के बराबर होना चाहिए। तो जहाँ तक ये समझ आया, तो लिखा है इसमें, इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर in the form of heat or work from or to the surrounding is taken into consideration. According to first law of thermodynamics, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then quantity of heat absorbed by the system will be equal to sum of increase in internal energy and external work done by system on the surrounding. इसका कोई वो एग्जाम्पल है ये पिस्टन वाला, कि आप जितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो किसी सिस्टम को, वो यूज होगा उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और जितना वो सिस्टम वर्क डन करेगा, जितना वो वर्क डन, जैसे पिस्टन ही है, हमने हीट किया तो गैस एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड हुआ मतलब इंटरमोलिकुलर को एनर्जी मिली, एनर्जी राइज हो गया, और उसने पिस्टन को अप कर दिया, तो पिस्टन पे क्या हुआ? वर्क डन। पिस्टन कुछ काम कर सकता है ना, टायर चला सकता है, किसी पे फोर्स लगा सकता है, तो आपका ये वर्क डन हुआ। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहां पे डब्ल्यू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया इनटू डिस्टेंस। ये पूरा एक बार गो थ्रू कर लो। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वो पूरा पढ़ लो, अभी पढ़ लो, घर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेयर फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़े हो? मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है ये? तो स्पेसिफिक हीट एट वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और हाँ क्या होता है बोलो? स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर, हाँ, सीवी एट वॉल्यूम, इनका डिफरेंस, का डिफरेंस आ रहा है। आर मतलब आपका गैस कांस्टेंट होता है, मेयर्स फॉर्मूला। तो इसको भी कर लेते हैं लगे हाथ। 12.2 अब खत्म होने वाला, 22 टॉपिक ही है इस चैप्टर में। कितना टॉपिक है देखना लास्ट? हाँ, तो सारा तो नहीं पढ़ना है, कर्नाट एंजल पढ़ना ही नहीं है। रिया मन में कह रही सर ने जो भगाया है ना सिलेबस, क्या करूँ बताओ? अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, मैं हीट इंजन भी करना है। हीट इंजन है सिलेबस में, हीट इंजन है। अगर ना तेज पढ़ाया जाए तो भी समस्या है, डिप्रेशन में जाओगे तुम लोग, सिलेबस नहीं होगा तो। अभी तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर रिवाइज करें, है ना? अभी रिवीजन नहीं चालू किया ना तुम लोग? तुमने किया रिवीजन चालू? कौन सा चैप्टर किया? तो फिर वो गलत है ना। तुमने रिवीजन चालू किया, सबसे पहले आसान सा करो, एक से 2 घंटे में हो जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 2 घंटे में हो जाएगा, विथ न्यूमेरिकल 2 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में तो मैंने पढ़ाया है, तो 2 घंटे में तुम लोग को न्यूमेरिकल साथ कर लोगे। फिर 2 से 2.5 घंटे में होगा मोशन इन प्लेन डिस्ट्रीब्यूट। सबको में नंबर ऑफ आवर फिक्स हैं, 3-3 घंटे लगने हैं।
इसके बाद जितने चैप्टर मोशन प्लेन का क्या आएगा, वर्क एनर्जी नहीं फोर्स आएगा, वो भी 3 घंटे लेगा सेल्फ रिवीजन के लिए। उसके बाद क्या आएगा, वो भी 3 घंटे लेगा सेल्फ रिवीजन के लिए। उसके बाद क्या आएगा, वो भी 3 घंटा लेगा सेल्फ रिवीजन। 3 घंटे से कम लगने वाला नहीं है सेल्फ किताब लेके बैठोगे तो। अगर ऊपर पर से पढ़ोगे तो फिर तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, फिर पेपर में रिकॉल नहीं होगा, फॉर्मूले नहीं याद आएंगे क्या लगाना है, क्योंकि सब अप्रैल का पढ़ा हुआ है, 9 महीने हो गए पढ़े हुए, ख़त्म होने वाला है 11th। तो मेयर फॉर्मूला ये कहता है CP CV इज इक्वल टू R। केमिस्ट्री में डेरिवेशन की हो इसका, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेशन हम नहीं करा रहे हैं, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से यूज कर लेना। इसको हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक 13 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ से थोड़ा सा हमें ये 4 प्रोसेस को थोड़ा पढ़ना है हमें। इन चारों प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है और क्या निकालना है, वर्क डन ही दिया है इसमें सब में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जितना हमने पढ़ाया है एस एल ओरा से घर पे जाके प्लीज़ एक बार जरूर रीड करना, 1-1.5 घंटा लगेगा रीड करने में, लेकिन वो टॉपिक आपका उसी दिन आज पढ़ोगे तो आज ही कंफर्म हो जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद में नोट्स पढ़ना, नोट्स पहले मत पढ़ना, क्योंकि नोट्स में जो टर्मोलॉजी यूज़ हुई है उसको मैंने समझाया तो ही ना, जो भी लेटर्स यूज़ किए उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो लेटर क्या है। वो जब चैप्टर पढ़ लोगे तब पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा डेल्टा क्यू वी यहाँ पे क्या क्या लिया जा रहा है ना। अगर एग्जाम पे ऐसा हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में एक दिन की छुट्टी है, पहले केमिस्ट्री इसीलिए पहले से तैयारी करके रखनी है। तो हाँ हाँ हमने फिजिक्स में केमिस्ट्री वाले थे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 नंबर से क्या ही बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा? 4-5 नंबर से कुछ बिगड़ना नहीं है, सेम नहीं है। मैं कह रहा हूँ 4-5 नंबर से कुछ बिगड़ना ही नहीं है, 4-5 नंबर से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो पहला प्रोसेस है मेरे नोट्स के अनुसार आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या होता है थोड़ा बताओ मेरे पास इसको बारे में, क्या होता है आइसोबैरिक? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर बट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरी फॉर चेंजिंग इन स्टेट ऑफ सिस्टम। इक्वेशन इसकी बात करें V1/T1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू T2। इसका इंडिकेटर डायग्राम नोट्स है सबके पास? नहीं है, चलो नोट्स निकलवा लाओ प्रिंट आउट, थोड़ा खर्चा कर लो इस पर, क्योंकि ना ये मोबाइल में ही रह जाएगा। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं निकलवा के दे दूंगा। अरे अमीर लोग, 2 ही तो अमीर हैं, एक हमारा ये लड़का अमीर है, क्या नाम है इसका, समझ गया होगा, हंस रहा होगा। हाँ ठीक है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज कांस्टेंट। मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने स्कूल में देखना, इससे भी गंदा पढ़ाएंगे। मुझे पता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ 30% ही पढ़ा रहा हूँ अपना, ठीक है। 70% नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैंने ग्रेविटेशन और मोशन में प्लेन पढ़ाया है ना, वैसा नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है। कोर्स भी बहुत अच्छा पढ़ा है सर, हाँ? कोर्स वर्क सब कुछ अच्छा पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से खराब हुआ है। ये खराब हुआ फ्लूइड से, हाँ फ्लूइड से। वजह है टाइम। मेरे को तो बहुत मन करता पढ़ाने का, समय ही नहीं, मैं क्या करूँ। बीच एक्टिव, हाँ क्या पूछ रहे तुम, सुना नहीं? पेंटिंग और बॉयलिंग करना है। नहीं कुछ नहीं, जितना बोला उतना ही टॉपिक। फिर दिया क्यों है सर? भैया ये आपको जेई के लिए तैयार कर रहा है ना, आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, अब फिल्टर तो नहीं करेगा। फिल्टर के लिए आपको ये नोट्स और एनसीईआरटी है, बुक पे ज़्यादा दिया रहता है। और बुक तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना चाहिए, जो भी जेई मेंस एडवांस लिख रहा है उसको पढ़ना चाहिए, बुक सब पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। फॉर अ टू सिस्टम दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसके पीछे इतने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगाओ तुम, जेई के सब लगाओ और क्या। इंडिकेटर डायग्राम, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एक्सपेंशन ये V और आपका ये P, dP/dV स्लोप देता है जो कि 0 होगा, एक्सपेंशन। ये है कंप्रेशन, यहाँ पर भी आपका स्लोप 0 होगा। तो ये एक्सपेंशन होगा, ये कंप्रेशन का इंडिकेटर डायग्राम है, किसमें? बारीक है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, ये सब तो याद किया होगा केमिस्ट्री में, इंटरनल सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव,
फ्लो इन सिस्टम हीट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो क्या क्या पॉजिटिव होता है इसमें? डेल्टा यू एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव एंड हीट पॉजिटिव। ये तीनों चीज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है आइसोबैरिक प्रोसेस में। सब केमिस्ट्री वाला ही चीज़ है। ये जो पॉजिटिव है ये आपका एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए? एक्सपेंशन। और कंप्रेशन मतलब कूलिंग, कूलिंग। और ओए इतनी मेहनत से लिखा हूँ मैं, गिर रहा है ये। एक्सपेंशन मीन्स हीटिंग। कूलिंग में डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो केमिस्ट्री पढ़ो कितना आसानी से हो जा रहा है इसमें, केमिस्ट्री में 1-1.5 महीना पढ़ा है ना इसलिए। तो बस अलग-अलग टॉपिक्स है, खाली वही करा दो ना। अब मेरे को केमिस्ट्री का पता नहीं ना क्या क्या है उसमें, केमिस्ट्री का तो पता भी नहीं है मेरे को। तो मैं यूनिफॉर्म पढ़ा दूँ, मान लो कोई बच्चा हो केमिस्ट्री ना पढ़ा हो चैप्टर, कोई भी हो सकता है, कभी कोई रिकॉर्डिंग देखे, है ना। इसमें से देख लेते हैं एसएलआर में क्या क्या है इसमें। हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक कहाँ पे है इसमें? आइसोथर्मल है ये, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो टॉपिक नंबर 12.22 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू आइसोबारिक प्रोसेस। 12.22। अभी रुको मैं फिल्टर कर लेता हूँ पहले। हाँ यही तो है। स्पेसिफिक हीट आइसो बारिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या होगी? स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट इन आइसोबारिक सीपी क्या होगी? कैसा जीरो? नहीं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ जी, वैल्यू फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? डेल्टा क्यू का है डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट डेल्टा एच का है डेल्टा टी होगा। एक सेकेंड है बस, यहाँ पर इसमें एफ फॉर्मूला मैंने लिखा है, एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ओए कितनी बातें करते हो यार, कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। स्पेसिफिक एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, F/2 + 1 × R। ये F क्या है ये मैं वो जानना था। A specific heat of gas during the isobaric process is F/2 + 1 × R। R ये फॉर्मूला मैंने नोट्स बनाया पता जहाँ जब लिख रहा था। F है क्या देखना पड़ेगा, F क्या लिखा है मैंने। वर्क डन ये मैं देखूंगा क्या है F। गामा होगा। गामा क्या होता है? तो गामा होना चाहिए, F नहीं होगा, ये करेक्शन करना पड़ेगा इसको। दाने पेन
ये गामा होगा। अब ठीक है। वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डी वी पी वी टू माइनस वी वन, और टेम्परेचर के फॉर्म में पी वी इज इक्वल टू होता है हाँ एन आर टी। तो इसमें आप वर्क डन जब लिखोगे, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी वी वन से लेके वी टू तक, दैट इज पी वी टू माइनस वी वन। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, उसकी जगह पर हमने म्यू लिया, म्यू आर, टी की जगह पर टी टू माइनस टी वन, दैट इज म्यू आर डेल्टा टी। ठीक है, ये हो सकता है, लिख सकते हैं ना एन की जगह पे। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। अच्छा, डेल्टा क्यू को लिख सकता हूँ मैं म्यू सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है ना मोलर में, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस पी वी टू माइनस वी वन। ये फॉर्मूला एक और आ गया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल एक दो बता दो आइसोबारिक का, दो एग्जाम्पल बता दो। हीटिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एंड बॉइलिंग ऑफ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। इसके आगे है आपका आइसोकॉरिक, चौरिक, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, जो भी है अगली कक्षा में करते हैं, आधा ही बचा हुआ है। ये नोट्स थोड़ा देख लेना, एक बार पढ़ लेना, कुछ करेक्शन हुआ कर लेना। अब जितना पढ़ा है आज जाकर घर पे पढ़ो, बैकलॉग क्रिएट करोगे, अगली बार समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे नहीं समझ आ रहा चैप्टर। देखो कल को इंजीनियर बनोगे तुम लोग, हाई प्रेशर में काम करना पड़ता है, ठीक है, कम समय में ज़्यादा। कल को सीए बने तो भी काम करना पड़ता है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चैप्टर तेज पढ़ने होते हैं, जब टाइम होता है तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। मेरी फिलॉसफी ये है, जब समय है हमारे पास तो जिस चैप्टर को पढ़े बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं यहाँ तक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। काफ़ी छूट गया, जो बच्चे नहीं आए, सिविल नहीं आया बच्चा, काफ़ी छूट जाएगा। सब कराना ही पड़ेगा, मैं हैप्पी न्यू ईयर, सबको कराना ही पड़ेगा रिवीजन में, मेरे को बैठा कर एक बार, जिसका इसका छूटा है तुमको भी कराना पड़ेगा। कराता हूँ मैं, एक बार सिलेबस हो जाए तो फिर मैं 1-to-1 रख दूँगा क्लास। बाय बाय जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, बाय बाय बाय।